आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये जो ये टॉप 20 जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका ये भाग 3 है। भाग 2 तक हम लोग 8 तक टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बहुत अच्छा से देख लिए थे, बहुत अच्छा से समझ लिए थे। देखिए, पढ़ाई करने के बाद अब यही समय होता है कि आप इन क्वेश्चनों को देख पाए। आप जितना पढ़े हैं, क्या इन क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर पढ़ाई किए हैं तो हल कर पाएंगे। और देखिए, इसका आंसर आप लोग ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप आंसर इसका ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें से 8 क्वेश्चन हो गया, तो भाग 2 तक ये भाग 3 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है सल्तनत। सल्तनत काल में इक्का प्रणाली पर प्रकाश डाले। यानी सल्तनत काल में इक्का प्रणाली क्या था, उस पर प्रकाश डाले। यानी दिल्ली सल्तनत, सल्तनत मतलब यही दिल्ली सल्तनत की बात होती है। अब इक्का प्रणाली क्या था? इक्ता प्रणाली ये था कि अपने भूमि को मतलब ये सैलरी के बदले वेतन देना। इक्ता प्रणाली 2 तरह का होता था। एक इक्ता प्रणाली बड़ा इक्ता प्रणाली था, एक छोटा था। एक क्या था? छोटा। 2 एकता प्रणाली था, बड़ा एकता प्रणाली और छोटा एकता प्रणाली में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। ये एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के समय हुई थी। अब छोटा एकता प्रणाली का मतलब ये होता था कि जो वेतन दिया जाता था, वेतन नगद न देकर उनको वेतन के बदले जमीन दिया जाता था। जैसे कुषाणों के समय, गुप्तों के समय भी सामंती व्यवस्था थी। सामंती यही व्यवस्था थी ना कि वेतन न देकर क्या देना, उसको वेतन के बदले जमीन देना। ठीक वैसे ही तो छोटा इक्का प्रणाली में ये होता था कि वेतन न देकर वेतन के बदले क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता, वेतन के बदले जमीन। और बड़ा इक्ता प्रणाली में क्या होता था? 2 इक्ता प्रणाली 2 तरह का था। इल्तुतमिश ने ये शुरू किया था, इल्तुतमिश के समय से ये शुरू था। बड़ा एकता प्रणाली में क्या था? धीरे धीरे क्षेत्र बड़े होने लगे थे। बड़े होने के कारण ये खुद उन क्षेत्रों पर, सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं नियंत्रण कर सकते थे? आज के समय में कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, उस पर कोई भी देश का या राज्य का सीधा सीधा नियंत्रण रह पाता है। क्यों रह पाता है? क्योंकि इस समय कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। जैसे कोई भी सूचना लेना होता है, किसी से भी सूचना देना होता है, 1 सेकेंड मोबाइल से कॉल करते हैं, बहुत जल्दी सूचना मिल जाती है वहां की। या कोई भी न्यूज पहुंचाना है, बहुत जल्द ही पहुंच जाता है। कोई भी चीज बहुत जल्द ही पहुंच जाता है, बहुत जल्द ही कार्य हो जाता है। लेकिन उस समय क्या था? अगर छोटा सा भी साम्राज्य है ना, उसको भी नियंत्रित करने के लिए राजा को बहुत मेहनत करना पड़ता था। और एक बात, साम्राज्य बड़ा होने के साथ साथ तो राजा एक जगह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे कि छोटे छोटे क्षेत्रों को अलग अलग जगह के राजा बना देते थे। अब ये को बड़ा राजा हुआ और छोटे छोटे जगहों का राजा बना दिया, तो वो भी क्या था? इक्ता प्रणाली। उसको भी बड़ा इक्ता प्रणाली कहते थे। ये अपने में से ही कोई बढ़िया सेनापति हो उसको रख दिए, या कोई बढ़िया मंत्री हो उसको रख दिए। मतलब देख लेते थे कि प्रशासन में किसकी इच्छा है और कौन प्रशासन बढ़िया से चला सकता है। या कोई राजकुमार था, राजकुमार को भी कहीं का जो राजा बना थे। ये इक्ता प्रणाली यही था। तो ये किसके समय? इल्तुतमिश के समय भी था, बलबन के समय भी था, ये गयासुद्दीन तुगलक वंश भी आ गया तो तुगलक वंश के समय भी था, फिर खिलजी वंश के समय भी था। मतलब ये जितने भी जीत रहे थे क्षेत्र ना, सीधा नियंत्रण ना स्थापित करके किसी न किसी को वहां का राजा बना देते थे। लो संभालो और टैक्स वैक्स देते रहना हमको, और कोई ज्यादा कुछ मतलब नहीं है हमसे। तो यही था इक्ता प्रणाली सल्तनत काल में। तो आप हमें लगता है कि ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर लिखकर कहाँ भेजना है? टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ भेजना है? टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। और टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, हम चेक करके आपको बताएंगे कहाँ सही है कहाँ गलती है। क्योंकि यही समय है। अगर यहाँ पर अभी नहीं लिख पाए तो फिर कब लिखेंगे बताइए? जब अभी नहीं लिख पाएंगे तो लिखेंगे कब? और यही समय होता है खुद को चेक करने का, कि क्या हम कितने पढ़ाई किए हैं, कितना लिख सकते हैं। अब उस समय बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब 15 पेज में, 14 से 15 पेज में लिखने के लिए आता है तो कहते हैं कि हम नहीं लिख पाए, तो कैसे इतना पेज लिखे। अरे इस समय प्रैक्टिस करवाया जाए तो करो, तब ना उस समय लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिख पाओगे? अगर इस समय प्रैक्टिस जब करवाया जा रहा है उस समय करो, तभी तो लिख पाओगे। अगर प्रैक्टिस ना करिएगा ना तो नहीं लिख पाइएगा। हम बताते हैं कैसे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पहुंचते एकदम एग्जाम में, लिखते नहीं है, पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं लिखने का। डायरेक्ट एग्जाम में पहुंचते सोचते हैं कि हम पूरा लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आदत ही नहीं होता है। जब आदत नहीं होगा ना, तो देखिए
एक महान से महान खिलाड़ी भी जो रहता है वो प्रैक्टिस करता है मैच से खेलने से पहले। अब रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम का कैप्टन है, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करता होगा? जो विराट कोहली खेलता है, कितना अच्छा खेलता है, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करता? वो खेलना बहुत अच्छी तरह से जानता है, फिर भी मैच खेलने से पहले क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस यानी लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैच खेलने की बात नहीं हो रही है, वो तो उदाहरण था। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी याद रहता उसके बारे में थोड़ा सा ढूंढिए कि उसके बारे में क्या क्या है और उसके बाद लिखिए। ये सभी क्वेश्चन के जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन का ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जो याद नहीं रहता, फिर भी क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो क्या उन क्वेश्चनों का आंसर आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते? ये अभी प्रैक्टिस करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में तुर्क शासन के सत्ता को सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश की भूमिका पर प्रकाश डाले। यानी इल्तुतमिश की भूमिका क्या थी? जब हम दिल्ली सल्तनत और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाए थे तो हम बहुत अच्छा से बताए हैं कि इल्तुतमिश की भूमिका इसमें क्या थी। इल्तुतमिश की भूमिका के बारे में बहुत अच्छा से हम बताए हैं। और एक बात, इल्तुतमिश देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह था, ये दोनों जो थे, ये लाहौर से शासन कर रहे थे। लाहौर अपने राजधानी बनाए थे, न कि दिल्ली राजधानी कौन बनाए? इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये और इसी के समय जो गुलाम वंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत काफी ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा और बहुत सारे क्षेत्रों को इसने जीत। और एक बात, बहुत सारे विरोध का भी इसने सामना किया। तो यही सत्ता को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। राजा मजबूत हुए। राजा क्या हुए? राजा सभी की नजरों में अब राजा मजबूत होने लगे थे। तो किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय। तो ये जो पढ़ाए हैं हम दिल्ली सल्तनत और इल्तुतमिश के बारे में, वहां पर देख सकते हैं। जिसका जो पेपर 3 हम जो पढ़ाए हैं, बीए पार्ट 2 पेपर 3 का क्लासेस में पढ़ाए हैं, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिल्ली सल्तनत देखेंगे ना, गुलाम वंश, तो उसमें हम पढ़ाए हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर का मूल्यांकन करें। अकबर का मूल्यांकन कई तरीका से आ सकता है, हम ये लिखे नहीं है। एक सफल के राजा के रूप में, एक योग्य सेनापति के रूप में, या योग्य एक प्रशासक के रूप में, कई रूपों में मूल्यांकन करने के लिए आ सकता है। योग्य राजा, योग्य प्रशासक, सफल सेनापति, सबके बारे में। और इसी के दरबार में नवरत्न थे ना, ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मूल्यांकन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करना है। तो ये अकबर के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाई, तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है। अकबर राजा कैसे बना, उसका जन्म कहाँ हुआ, और उसके पिता जो थे हुमायूं को मृत्यु कैसे हुई, और उस समय पंजाब का ये कहाँ का, जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो ये कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। उसके बाद बैरम खां कैसे पंजाब गया, इसको कैसे बीच रास्ता में लाते समय बीच में ही राज्याभिषेक करना पड़ा, बीच में ही राजा बनाना पड़ा, आते ही पानीपत का युद्ध हो गया, बहुत कुछ बताया है। और उसके बाद इसके और बैरम खां के बीच कैसे आपसी मतभेद हुए, और इन दोनों के बीच में कैसे लड़ाई हो गई, ये सब के बारे में। फिर इसने बहुत सारे कार्य हुए, फिर इसने धर्म की दीन इलाही जो धर्म था उसकी स्थापना की। ये सब चीज के बारे में पूरा विस्तार से बताए हैं। तो अकबर वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें देख सकते हैं। और अकबर वाला चैप्टर पेपर 3 में ही पढ़ाए हैं, जो कि बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 3 वाला प्ले लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखिए विस्तार से इतना बताने का समय है नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाए हैं। आप जाइए तो वहां पर पहले ही पढ़ा दिए, विस्तार से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का वर्णन करें। इसकी धार्मिक नीतियां क्या थी? तोड़ने फोड़ने वाला था ना, यही था ना औरंगजेब। देखिए, इसकी धार्मिक नीतियों का वर्णन करना, तो औरंगजेब के बारे में भी इसमें लिखेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट धार्मिक नीतियों के बारे में लिखना शुरू करेंगे। देखिए, और इस समय जो मुगल वंश के जो सत्ता था, यानी मुगल जो राजा था, ये औरंगजेब, इस समय इसका खजाना एकदम खाली हो गया था, गरीब होने लगा था, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों पर भी बैन लगा दिया था। चांदी के वस्तुएं पहनने पर, सोने की वस्तुएं पहनने पर, झरोखा दर्शन पर बैन लगा दिया था। बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत सारी चीजों पर क्या किया था इसने? प्रतिबंध। क्यों लगाया था? कोई इसको शौक नहीं था प्रतिबंध लगाने का, क्योंकि इतना स्थिति इन लोगों खराबी हो गया था। इतिहासकार को हटा दिया अपने दरबार से, इतिहासकार को भगा दिया, संगीत वाले को, सबको भगा दिया यहाँ से अपने दरबार से। क्यों? क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसा भी चाहिए ना, सैलरी देने के लिए कुछ चाहिए तो धन, और धन इसके पास था ही नहीं। और एक बात, इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में पूरा विस्तार से बताया है। जिस समय
मुगल काल पढ़ा रहे थे और औरंगजेब के समय औरंगजेब मुगल काल वाले चैप्टर में औरंगजेब के बारे में जब बताए हैं तो बहुत अच्छा से इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में भी बताए हैं और ये पूरा डिटेल में इसके धार्मिक नीति के बारे में बताया, इसके धार्मिक नीति कैसा था क्या था। और देखिए कोशिश आप लोग कीजिए कि इसको कम से कम तो 10 से 12 पेज में लिख पाए। आप लोग 10 से 12 पेज में नहीं लिख पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। कम से कम 10 से 12 पेज, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी याद है कुछ भी करके लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। कम से कम 10 से 12 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। और अभी समय मत देखिए कि समय कितना देर लग रहा है, समय कितना देर भी लगे। और आप इनके बारे में जानकारी जुटाकर, पहले जानकारी जुटाकर एक जगह लिख लीजिए और उसको पढ़कर उसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। मान लीजिए औरंगजेब के बारे में आप लिख रहे हैं तो जो हम पढ़ाए हैं औरंगजेब के बारे में पूरा अच्छा तरीके से पढ़ ले, समझ ले और उसके बाद औरंगजेब के बारे में लिखना शुरू करें। और एक क्वेश्चन को अच्छा से क्या करें, लिखना शुरू करें। कम से कम 10 से 12 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।